अब वो मुद्दे क्या थे जिस पर ये बात टूटी, आता हूं उस पर एक मिनट में। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात जीडी वैंस ने बताई। ईरान का जो डेलीगेशन आया था, वो एक तो वहां सब लोग उनके स्पीकर थे असेंबली के और उनके फॉरेन मिनिस्टर भी थे। खबरों में ये बताया जा रहा था कि वो फुल अथॉरिटी के साथ आया था। उनके लिए मुमकिन भी नहीं था कि वो बार बार जो मुश्तबा खामेनी है सुप्रीम लीडर, उनसे डायरेक्शन लेते या ईरान में किसी से डायरेक्शन लेते। और वो एक लंबा चौड़ा डेलीगेशन लेकर आए थे, पूरी अथॉरिटी थी, वो वहीं पर किसी चीज पर हाँ या ना करने की पोजीशन में थे। लेकिन क्या जेडी वैंस इस पोजीशन में थे? उन्होंने खुद बताया कि 21 घंटे में दर्जन भर से ज्यादा बार हमारी ट्रंप से फोन पे बात हुई। वो लगातार राष्ट्रपति ट्रंप से डायरेक्शंस ले रहे थे, बात करते थे और फिर ट्रंप को बताते थे, फिर ट्रंप जो कहते थे वो आगे बताते थे। देखिए, We were talking to the president consistently. I don't know how many times we talked to him, a half dozen times, a dozen times over the past 21 hours. We obviously also talked to Admiral Cooper, to Pete, to Marco, to the entire national security team. We talked to Scott Bessent a number of times. So look, we were constantly in communication with the team because we were negotiating in good faith. And we leave here with a very simple proposal, a method of understanding that is our final and best offer. We'll see if the Iranians accept it. Thank you. अब ये फाइनल और बेस्ट ऑफर अमेरिका का क्या था? अमेरिका ने अपनी रेड लाइंस ईरान के सामने बिल्कुल साफ कर दी। जेडी वैंस ने कहा कि ईरान से ये प्रतिबद्धता, ये कमिटमेंट देने को कहा गया था कि वो अभी या आने वाले वक्त में भी कभी परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। लेकिन इस पर ईरान ने कोई पॉजिटिव रिप्लाई नहीं दिया। I'll go into all the details because I don't want to negotiate in public after we negotiated for 21 hours in private. But the simple fact is that we need to see an affirmative commitment that they will not seek a nuclear weapon and they will not seek the tools that would enable them to quickly achieve a nuclear weapon. That is the core goal of the President of the United States, and that's what we've tried to achieve through these negotiations. Again, their nuclear program, such as it is, the enrichment facilities that they had before, they've been destroyed. But the simple question is, do we see a fundamental commitment of will for the Iranians not to develop a nuclear weapon, not just now, not just 2 years from now, but for the long term? We haven't seen that yet. We hope that we will. ये तो हुई अमेरिकी पक्ष की बात। जेडी वैंस ईरान को फाइनल ऑफर देकर अमेरिका रवाना हो गए। ईरान ने भी अमेरिका पर एक तगड़ा वार किया। ईरान की विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अमेरिका की अत्यधिक और अवैध मांगों के कारण यह बातचीत फेल हुई है। ईरान ने यह कहकर बातचीत के दरवाजे खुले रखने की भी कोशिश की है कि डिप्लोमेसी कभी खत्म नहीं होती। ईरान के विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा है कि किसी को यह उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि एक बार की बातचीत में ही कोई समझौता हो जाएगा। तो यह बात तो ठीक लगती है, लेकिन इस जगह इस्लामाबाद में हासिल क्या हुआ ये हम समझेंगे। 3 बातें बताई जा रही हैं जो ईरान की पहले से डिमांड्स थी और उस पर अमेरिका ने कोई सकारात्मक जवाब नहीं दिया। न्यूक्लियर एनरिचमेंट पर बात नहीं बन पाई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर अपना कंट्रोल रखना चाहता है ईरान, ये अमेरिका को मंजूर नहीं है। और तीसरा, लेबनान पर जो बॉम्बिंग हो रही है इजराइल के द्वारा, वो भी अभी पूरी तरीके से रुकी नहीं है। ये इन तीनों बातों पर उनके बीच में कोई बात नहीं बन पाई। सर, तो मिला क्या इस बातचीत से? देखिए, मिला ये है कि सबसे ऊंचे स्तर पर जो ये वार्ताएं हो रही थी वो संभव हो पाया। वो 21 घंटे चली और एटलीस्ट अमेरिका के जो बयानात इस समय आए हैं उसको देख के लग रहा है कि अमेरिका सीरियस था इस बात को लेकर। लेकिन ये पहली बैठक थी। आप ये समझिए ना कि 40 दिनों तक युद्ध चला था, उसके पहले बहुत दिनों से तनातनी चल रही थी। तो एक मीटिंग में संभव हो पाए मुझे नहीं लग रहा था। और मैंने जेडी वैंस को बहुत दिनों से फॉलो किया है कि वो किस तरह के बयान देते हैं। आपको याद होगा जब वो यूक्रेन के प्रेसिडेंट के साथ बैठे थे ज़ेलेंस्की, उन्होंने जो भड़काया था एक तरह से कहिए तो ट्रंप को इन्होंने ही भड़काया था। वहीं से बात शुरू हुई जब उन्होंने कहा यू हैव नो कार्ड्स टू प्ले। उसके बाद अगर दूसरा देखें, पिछले साल यूरोप में जो म्यूनिक कॉन्फ्रेंस होती है, म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस, इन्होंने पूरे यूरोप को लताड़ा था और यह भी कहा था कि आप जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं उसमें राइट फोर्सेज जो यूरोप की उनको कर्ब करते हैं। यहां वैसा उन्होंने कोई बयान नहीं दिया और बॉडी लैंग्वेज भी उनकी बड़ी नर्म थी, दबी दबी थी और वो हर बात को बड़े संभल कर बोल रहे थे, जो जेडी वैंस की प्रकृति में नहीं है। और अंत जाते जाते तक तो वो बोल ही गया कि ट्रंप की जो भाषा थी कि हम बेस्ट डील का ऑफर दे के जा रहे हैं, अगर उनको लेना है तो ले। लेकिन इस समय जो सबसे बड़ी दुविधा दोनों के सामने है कि एक तो रिजीम चेंज नहीं हुई, दूसरा अनकंडीशनल सरेंडर नहीं हुआ,
तो अब बात किस पे हो रही है? अगर होर्मुज, न्यूक्लियर और लेबनान तीनों की बात हो रही है, इन तीनों के जड़ में है ईरान के ओरिजिनल डिमांड। इसकी बात कर लेते हैं। पहले एक बार ये पिक्चर, ये तस्वीर जो स्क्रीन पे चल रही है, इसको एक बार ले लें फुल स्क्रीन। जैसे जेडी वैंस को छोड़ने के लिए आप देखिए आसिम मुनीर आया हुआ है, इनका होम मिनिस्टर है, इनके फॉरेन मिनिस्टर हैं इशाक डार। तो कोई कमी पाकिस्तान ने वहां इसमें मतलब अपनी मेजबानी में नहीं रखी, बल्कि पूरी तरीके से बिच करके रिसीव भी किया, छोड़ने भी आए। ये एक अलग कहानी है। ये शांति वार्ता के बीच में ये एक अलग स्टोरी पक रही थी कि पाकिस्तान को क्या मिलेगा, क्या मिलेगा अगर ये टॉक्स कामयाब हो जाती, या आगे भी अगर अगले राउंड की बातचीत कभी होने की बात होती है तो उसमें वेन्यू अगर इस्लामाबाद होता है तो उसकी एक कोई डिप्लोमेटिक माइलेज लेने की कोशिश जो पाकिस्तान की थी उसमें वो कितना कामयाब हुआ? त्रिपाठी जी नहीं, देखिए, इसमें तो कहीं कोई संदेह नहीं कि हम ये मानेंगे कि इस्लामाबाद में बातचीत हुई, अमेरिकी उपराष्ट्रपति आया, ईरान के जो भी नेता अभी बचे हैं वो आए। लेकिन एक बात मेरी और धीरे धीरे धारणा पक्की होती जा रही है कि ये सब कुछ दिखावा है। ये अमेरिका का पाकिस्तान को एक, जिसको कहे ना कि ठीक है चलो तुम हमारे नौकर के जैसा व्यवहार करते हो, हमारे लिए एक शूटर की तरह काम करते हो, तो हम तुम्हें ये श्रेय दे देंगे। लेकिन असली बातचीत ट्रंप और अरागची गलीबाफ के बीच में अलग से हो रही है। अगर वो नहीं हो रही होती तो दोनों पक्षों के बीच में जो सुर बदले हैं, जिसको हम जो बॉडी लैंग्वेज के लिहाज से कहें, वो देखने को नहीं मिलते। दूसरा, दोनों ही तबाह हो चुके हैं। अमेरिका तबाह इस लिहाज से हुआ है कि भाई उसके यहां महंगाई बढ़ गई, उसका डोमेस्टिक फ्रंट पे बहुत से मोर्चे खुल गए, धरना प्रदर्शन शुरू हो गया, सब कह रहे हैं कि तुमने क्या किया। और ईरान का तबाही क्या है? ईरान पूरी तरह से बर्बाद हो गया। हम यहां भले ही भारत में एक बड़ा वर्ग है जो कोई भी मुस्लिम देश का नाम आते ही खुश हो जाता है, हालांकि पता नहीं आजकल वो सऊदी और यूएई को क्यों नहीं अपने पिता तुल्य समझ रहे हैं, लेकिन वो ईरान को आजकल वैसे ही समझ रहे हैं। ईरान तबाह हो चुका है और ये बात गलीबाफ और अरागची को बहुत अच्छे से पता है। दोनों युद्ध से बाहर होने का रास्ता खोज रहे हैं। इस्लामाबाद में ये बातचीत नहीं तय होनी थी, नहीं तय हुई। और इसमें एक बात और समझिए, सबके मूल में क्या है? पैसा। इसके अलावा और कुछ नहीं। ये सब फालतू की बात है कि क्या होगा क्या नहीं। जिसके न्यूक्लियर एनरिचमेंट हो ही नहीं पाया, वो क्या भी न्यूक्लियर वेपन बना लेगा? मूल मुद्दा यह है कि खाड़ी के तेल में अमेरिकी हिस्सेदारी कितनी बनेगी। और ईरान कह रहा है कि हम तबाह हुए हैं तो हमारा रिकंस्ट्रक्शन कहां से होगा? पैसा तो हमें चाहिए। मूल बात यह है। वही फिर हॉर्मुज पे आ गए ना, वो कहेगा हमको यहां से पैसा कमाना है और हमारा पैसा जो तुमने जमा कर रोक रखा है उसको वो उसी की डील होगी अंत में। लेकिन मूल बात आप समझिए, इसमें भाई अपना बाजी मार लिया। कौन? ओ शाबाश, अच्छा, मियां ने बाजी मार ली। अब उसको कतर भी पैसा दे रहा है, यूएई भी पैसा दे रहा है, अमेरिका भी कुछ कुछ पैसे दिला रहा है। तो जो कहते हैं ना कि डील हुई हो ना हुई हो, कमीशन यूएई कहां दे रहा है? कतर और सऊदी दे रहे हैं पैसा। कतर और सऊदी, यूएई तो $6 बिलियन का ही तो लौटाना है। तो वो क्या है ना कि जैसे डील नहीं, वो घर दिखाने जाता है, कहता है कि भाई ठीक है अब तुम्हारा टूट गया तो हम क्या करें, हमको 15 दिन का 1 महीना के दो।